नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण, वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, हमारी एवं भारतीय एवं ताकत दल की बराबर ये चेष्टा भी रहती है, चिंता भी रहती है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत इस बात पर लगाएं कि कैसे हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में जो हमारे 135 करोड़ लोग हैं उनमें जो तरह तरह रूपों में जो है वो बिखराव है, वो बिखरे पड़े हैं, एक दूसरे से बिखरे पड़े हैं, तो उस बिखराव को समाप्त करके सबको एक किया जाए। ये यूँ समझ लिए कि ये बहुत बड़ा काम है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये काम असंभव है, जहाँ जातिवाद इतना वो जड़ पकड़ी हुई है, जहाँ सांप्रदायिकता इतनी जड़ पकड़ी हुई है, जहाँ भाषावाद इतना जड़ पकड़ी हुई है, जहाँ भाषागत जो है प्रांतवाद जो है जड़ पकड़ा हुआ है और क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद तो खैर ही वो पहले से ही जो है जड़ पकड़ा हुआ है। और जिस मुल्क भारत में नफरत फैलाने वाले, आपसी घृणा फैलाने वाले और ऐसे तत्वों और ऐसे समूहों को, तंजीमों को ये हमारे माने भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं उनको शाह देती हैं, उनको पालती पोसती हैं और उनको इस्तेमाल करती हैं, खास करके चुनाव जैसे मौक़ों पर। तो ऐसे माहौल में 135 करोड़ लोगों के बीच में एकता स्थापित करना और सारी जो है विघटनकारी दीवालों जो जातिवाद का दीवाल है और जो सांप्रदायिकता का जो दीवाल है, जो भाषावाद का जो दीवाल है, भाषागत जो है वो प्रांतवाद का जो दीवाल है, इत्यादि सभी दीवालों को तोड़ करके, सारी बाधाओं को तोड़ करके भारतीय एकता या भारतीय आधारित एकता स्थापित करना ये बहुत जो है वो एक दुर्गम काम है और या अंग्रेजी में कहा जाएगा कि वो हरकुलियन टास्क है या जाइजेंटिक टास्क है। तो ये काफ़ी लोग कहते हैं कि साहब आपने किस खतरे को मोल ले लिया। कोई बात नहीं है। और जहाँ पर भेद फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले जो है
वो राजनीतिक दलों के स्तर पर वो इस देश में जो है आपसी घृणा, आपसी नफरत वो फैलाने में सक्रिय हैं। तो इन ताकतों के इन कुकृतियों के बाद भी के बावजूद भी जो लोगों में जो है भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि स्थापित करने का जो काम है वो कितना कठिन है और कितना हरकुलियन टास्क है, ये सभी को अंदाज हो सकता है। लेकिन इस कठिन काम को ही चूंकि इस देश के लिए बहुत जरूरी है, वो मतलब ये जितना कठिन है उतना ही जरूरी है अपने देश की मजबूती के लिए, अपने मुल्क की मजबूती के लिए और अपने मुल्क को महफूज रखने के लिए और अपनी आवाम जो है को महफूज रखने के लिए। और एक भावना और की बहुत ज़रूरत है कि ये व्यक्ति पूजा छोड़ करके या पर्सनालिटी कल्ट जिसे कहते हैं, और व्यक्ति की अंधभक्ति, जैसे कुछ लोग जो है वो मोदी जी के भक्त हैं, कुछ लोग जो है राहुल के भक्त हैं, कुछ लोग अखिलेश के भक्त हैं, कुछ लोग जो है ममता बनर्जी के भक्त हैं। तो ये व्यक्ति पूजा और व्यक्ति के प्रति अंधभक्ति जो है ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। उसके स्थान पर भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम से ये गुजारिश करता है कि आप इस मुल्क को खुदा मानिए, इस मुल्क को ईश्वर या गॉड मानिए, और उसके बाद दूसरा जो है खुदा या ईश्वर गॉड जो है हमारी आवाम है। तो व्यक्ति की पूजा छोड़ करके हम अपने देश की पूजा करें और अपनी आवाम की पूजा करें। इसी में देश की भी भलाई है और इसी में मुल्क की भी भलाई है। और तभी हमारा मुल्क जो है इतना प्यारा मुल्क भारत राष्ट्र जो है वो महफूज रह पाएगा और एवरलास्टिंग शाश्वत जो है वो रह पाएगा। तो भारतीय अवाम ताकत दल और मैं इस बात तो हमेशा वो चिंतित रहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरा फोकस हम इसी पर केंद्रित करें। लेकिन अफसोस कि हमारी आधी से ज़्यादा ऊर्जा जो है इसमें बर्बाद हो रही है कि इन देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है और जो कि इन्हीं जो बुराइयां अभी बताई गई हैं, जातिवाद की बुराई, सांप्रदायिकता की बुराई, भाषावाद की बुराई, भाषागत जो है प्रांतवाद की बुराई को इसी पर जो है राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने, इसको और खराब और चौड़ा करके वोट और सत्ता हथियाने की जो साजिश करते हैं। तो उनकी करतूतों का वर्णन करने में और ऐसी करतूत करते हुए उनको पहचानवाने में देखिए ये इस तरह से विघटनकारी कार्य कर रहे हैं और विघटनकारी ताकतों को शह दे रहे हैं। तो इनकी फितरत को बताने में ही जो है लगभग भारतीय आवाम ताकत दल की वो ऊर्जा जो कि देश की एकता के लिए जो है देश की एकता के लिए लगाई जानी चाहिए, उसका आधे से अधिक जो है उस हिस्सा जो है पोर्शन इनके वर्णन में लग जाता है, इनको पहचानवाने में लग जाता है। तो खैर वो भी जरूरी है और वो भी इसलिए जरूरी है कि जब तक ये ताकतें अपने भारत में रहेंगी जो है रहेंगी भारत में भारतीय एकता, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित जो सद्भाव
और भाईचारा इत्यादि जो है, इखलाक मोहब्बत इत्यादि जो है, वो आ नहीं सकता, स्थापित हो नहीं सकता। तो इसलिए उनके विषय में जानकारी भी उतनी जरूरी है। और इसीलिए और ये काम जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का है कि वह जो एक इलेक्शन का जो माध्यम है और ईवीएम मशीन जो है उसके लिए एक उपकरण है। तो आप अपने अमोघ अस्त्र मताधिकार का प्रयोग करके इनको नष्ट में नाबूद करिए, तभी एक अच्छा विकल्प जो है, अच्छा माहौल वो शुरू होगा। इसी को बार बार जो है भारतीय जनता दल कई तरह से और कई प्रकार से और कई मोड्स में वो बताने की कोशिश करता है। तो अब इस संबंध में कल की घटना ले लीजिए, अब परसों की घटना भी थी। तो कल की घटना यह है कि वो प्रधानमंत्री, जैसा कि बीजेपी वाले कहते कि क्या प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश थी लुधियाना में। शायद जब वो प्रधानमंत्री लौट आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो चन्नी जो पंजाब का मुख्यमंत्री है रणजीत सिंह चन्नी, तो उनका चन्नी को थैंक यू बोलना, मैं जिंदा वापस आ गया। ये कथन था हमारे आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो तो उनकी बातों से तो लग रहा है कि उनको जान से मारने की साजिश थी। और जो वीडियो फुटेज भी दिखाई पड़ रहे हैं उससे लग रहा है कि इस तरह की कुछ साजिश जरूर थी, वो भी पंजाब सरकार के तत्वाधान में। और इसमें दो बातें हैं मुख्यतः। पहला ये कि जिस खतरनाक ताकत, देश के लिए खतरनाक ताकत GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस या जिसको कि हम हमारे देश के लोग गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, लेकिन जो उसका चाल चरित्र चेहरा है, जो उसकी फितरत है, उसके अनुसार उसका उचित नाम GNPC ही होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता दल तो उसको GNPC ही कहता है, गांधी नेहरू परिवार चांडार चौकड़ी काकस ही कहता है। और ये अपेक्षा भी करता है कि हमारे देश के लोग भी उसको कांग्रेस न बल्कि GNPC के ही रूप में उसको संबोधित भी करें, जाने भी पहचाने। तो GNPC इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है और GNPC उसके लिए भी खतरनाक बन सकती है जो इससे सत्ता छीनती है। आप लोग जानते होंगे कि जो है जब तक ये 90 के दशक में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने वाले थे 1996 के पहले, तो इन GNPC वालों को लगता था कि हमारी सत्ता को छीनने वाले आडवाणी में वो ताकत है जो कि काफी संगठन इस तरह से संगठित कर रहे थे बीजेपी वालों को। तो वो वाजपेयी की तुलना में जो है आडवाणी को अपना शत्रु मानते थे ये GNPC वाले, और आपस में ही जो है वो भिड़ाने की कोशिश करते थे GNPC वाले। फिर जब वाजपेयी जो है इनकी सत्ता छीने तब इसमों ने अपनी वो रणनीति बदली। इधर जब मोदी जी को देखा इन सबों ने कि मोदी जी में वो ताकत है, वो काबिलियत है जो कि इनसे सत्ता छीन सकते हैं, तो देश ने देखा होगा कि ये GNPC वाले जो है वो आडवाणी की आली तारीफ करने लगे और आडवाणी का पक्ष वो लेने लगे बृहस्पति मोदी जी के। तो जो भी इनसे सत्ता छीनता है उस संगठन में जो है वो इनका दुश्मन बन जाता है, व्यक्तिगत दुश्मन बन जाता है।
और उसको समाप्त करने के लिए हर तरह की, यहाँ तक हत्या भी यदि उनको करवानी पड़े तो उससे भी ये पीछे हटते नहीं है। ये इनका इतिहास रहा है। तो इसमें कोई बहुत यानी बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मोदी को हर तरह से हटाने के लिए इनकी साजिश हो सकती है। तो इस विषय में ज़्यादा भारतीय जनता दल मैंने चूँकि इस सत्ता मेरे पास नहीं है, मशीनरी मेरे पास नहीं है, तंत्र मेरे पास नहीं है, तो इससे अधिक मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन बहुत मुमकिन है कि मोदी जी को हटाने के लिए ये कुछ भी करने से ये पीछे जो है वो हट नहीं सकते। तो उसमें उनकी हत्या भी शामिल है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस जीएनपीसी को पालने वाला कौन है? इस जीएनपीसी को पालने पोसने वाला खुद मोदी जी है। इस सांप को दूध पिलाने वाला कौन है? खुद मोदी जी है। तो जिस सांप को दूध पिलाया जाता है वो डसता भी है, वो काटता भी है मोदी जी। और बीजेपी वालों जरा जान लो। तो यदि इस जीएनपीसी को तुम दूध पिलाओगे और उसको पालोगे पोसोगे तो वही सांप जो है काटेगा भी, और वो तुमको भी काटेगा और देश को तो वो काट ही रहा है। तो पता नहीं कौन किस अकल से, यानी देश के साथ दुश्मनी करने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला, देश को लूटने वाला, और लूटने के लिए जो पूरे देश की सभी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्था हो, कानूनी संस्था हो, और संस्था सबको बंधक बना करके जो है देश को लूटना और लूटने का मार्ग या रास्ता प्रशस्त करना, और लूटने के बाद उस लूट के सारे पापों को ढकने के लिए सारे देश की संस्थाओं को बंधक बनाने वाली और देश को बांट करके तार करने वाली ताकत को आज मोदी जी के उस राष्ट्रवाद के दम्भ और नारे के बीच में उसको पाला जा रहा है। तो ये सांप जो है वो काटेगा जरूर, बीजेपी को भी काटेगा और मोदी जी को भी काटेगा। तो इस सच्चाई को श्री मोदी जी और बीजेपी वाले भी समझे इस बात को। और दूसरा, कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक अभियान चलाया था इसने जो है बीजेपी ने, तो वो कांग्रेस मुक्त भारत का एक बहुत झूठा अभियान था। इनकी रणनीति यह से रहती है कि कांग्रेस जो है जिंदा रहनी चाहिए। और 2014 या उसके पहले मैंने 2014 की शुरुआत से ही, और कम से कम 3-4 साल तक ये चलता रहा, मैंने ये नारा चलता रहा बीजेपी वालों का कि वो कांग्रेस मुक्त भारत। तो उनके कांग्रेस मुक्त भारत का था कि उससे सत्ता छीन करके बीजेपी वहां पर काबिज हो जाए। बस इससे कांग्रेस को तो मुक्त करना ही है इस देश से, लेकिन भारत की पावन धरती से कि उसको एक भी व्यक्ति का समर्थन न मिले, ये है वो कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेसी सरकार स्थान पर बीजेपी की सरकार बन जाए, मोदी महोदय और बीजेपी वालों जरा समझो कि यह कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। तो जो चला रहे थे तब तक जो है, यानी 3-4 साल तक चलाए। मैंने उनके कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये था कि अपनी सरकार वहां पर बनवा देना, कांग्रेस की सरकार को हटा करके अपनी सरकार बनवा देना, इसी को बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत। जबकि कांग्रेस से तो इस देश को मुक्त होना ही पड़ेगा,
होना भी चाहिए, इसी की तो आवश्यकता है। लेकिन वो भारत की पावन धरती से एक भी व्यक्ति उसके समर्थन नहीं, वो समझे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब इस मुल्क के साथ गद्दारी। जब तक ये जन जन में भावना नहीं आएगी कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब कि अपने 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 प्यारे मुल्क भारतवर्ष भारतवर्ष के खिलाफ गद्दारी, तब एक आदमी का भी समर्थन नहीं रहेगा। उसको कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस को हटा करके अपनी सरकार बना लेना, यह जो है कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है। मोदी महोदय और बीजेपी वालों, जरा इसको समझो। तो इस तरह से एक झूठा इनका अभियान, जो कि कांग्रेस मुक्त भारत के रूप में ये चला रहे थे बीजेपी वाले, उसे कांग्रेस मुक्त अभियान के गुब्बारे की हवा इनका जो आका है या इनका जो गुरु है, गुरु घंटाल है, आरएसएस, उसने 1 मिनट में हवा उसकी निकाल दी और वो कहा कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत जैसी कोई चीज नहीं होती है। और कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और इसका जो है देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इतना कहने के बाद पूरी बीजेपी का वो कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो गड्ढे में जा गिरा और ये पूरे बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत की बात पर पूरा सुट हो गए, चुप हो गए। तो इस तरह से ये नकली किस्म के राष्ट्रवाद का मुखौटा बन करके नकली किस्म के जो जनता को लुभाने वाला इस तरह का ये अभियान वो चलाते हैं। इसलिए 60-70 सालों तक तो ये इस अभिशाप जेएनपीसी की लूट भ्रष्टाचार और लूट और भ्रष्टाचार का आयाम यह है कि आज की तारीख में जेएनपीसी के जमाने की लूट का जो काला धन है विदेशी बैंकों में 1200 लाख करोड़ का है। जरा बीजेपी वाले भी जान ले और मोदी जी भी जान ले, पूरा देश भी जान ले। और अकेले माँ बेटे यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा लूट करके जो काला धन विदेश में है वह 190 लाख करोड़ का है। हालांकि कुछ प्रवक्ता बीजेपी के जब पूछा जाता है कि भाई आप कम से कम सोनिया और राहुल के द्वारा जो लूटे गए पैसे 190 लाख करोड़ को ही ला करके कम से कम डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी दे दीजिए ताकि महंगाई कम हो जाए, तो ये बड़ी सफाई। वैसे तो ये बात ही नहीं करते, लेकिन पूछने पर भी कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मिला नहीं। ये तो सरासर जो है यानी जेएनपीसी को बचाना और जेएनपीसी के लूटे हुए काले धन को भी बचाना, यही गद्दारी जो है वो बीजेपी की है, यही गद्दारी। तो ये देश जो है इतनी खतरनाक जो है वो लूटने वाली और इस देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली और देश को बांटने वाली, बांट कर तार करने वाली सारी संवैधानिक और कानूनी और अन्य संस्थाओं को बंधक बना करके अपने लूट के मार्ग को प्रशस्त करना और अपने लूट के पाप को छिपाने के लिए सारी जो है संवैधानिक कानूनी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को बंधक बनाना और हमारे आम भारतीय भाई बहनों और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देना और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। मानसिक रूप से क्या मतलब कि एक तो ये जो
मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों देश के ये खतरनाक किस्म के गद्दार थे। इनकी झूठी महिमा मंडन और हर जगह इनको चिपका देना। मैंने बच्चों की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पुस्तकों में, हर विद्यालय में, और इसके बाद हर गली कूच पत्थर, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, तमाम संस्थानों के नाम यानी इन सब ने इनके नाम पर चिपका दिया। तो खैर मैंने ये संस्कृति वो वामपंथियों की है। वामपंथियों का भी आप देखेंगे जो देश रूस है, हर जगह लेनिन स्टालिन वो पड़ा हुआ है। वो वही हाल जो है वो चीन में भी है। ताकि उसका नाम जो है जनता के दिलो दिमाग से वो जाए नहीं। तो इन गद्दारों को हर जगह इस तरह से सबने चिपका दिया कि लोगों के दिलो दिमाग से, यानी ये दोनों गद्दार यानी मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जिसके विषय में काफी कुछ बताया गया है कि कितने खतरनाक गद्दार हैं। तो पूरा माहौल गंदा करके लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया और लोगों को जातिवाद में, संप्रदायवाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में बांट करके उनको जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। फिर झूठ और अफवाह फैला करके हमारे जनता जो है कम से कम एक अच्छे इंफॉर्मेशन के आधार पर, अच्छी सूचना के आधार पर वो फैसला ले सकती थी, वो ले सकती थी और अपने विवेक का प्रयोग कर सकती थी। वो पूरी परिस्थिति को जो है वो हटा देना, अब पूरे वातावरण में झूठ और अफवाह का पूरा माने एक लोगों के दिमाग में ठूस देना और इस प्रकार से उनको और मानसिक गुलाम बना देना और ऐसी परिस्थितियां डालना कि अमूमन लोग जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के शिकार हो जाए। इस प्रकार इसने जीएनपीसी ने हमारी आवाम जो कि संविधान के नजरों में और वैसे भी सर्वशक्तिमान है, उसको जो है सर्वशक्तिमान है, उसको कमजोर से कमजोर बनाना और मानसिक रूप से गुलाम बनाना, ये साजिश उसकी है। और जब वो कमजोर से कमजोर रहेगी, मानसिक गुलाम रहेगी, बड़े आराम से इसका वोट जो है वो बड़े आराम से इसका वोट जो है छीना जा सकता है कुछ रेवड़ी के आधार पर। तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि अब जो है मानसिक रूप से गुलामी से ऊपर आइए, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, और एक बात और है, ये जानबूझ करके लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार बनाना, मतलब कि तो झूठ और अफवाह के द्वारा इनको जो है झूठ और अफवाह इनके दिमाग में ठूस करके इनको और मानसिक रूप से गुलाम बनाना। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। और एक बात और हाँ जो महत्वपूर्ण है, जिस देश की जनता में जानबूझ करके जनता को व्यक्तिगत स्वार्थ का वो शिकार बन गई, उस जनता में देशभक्ति और अवाम परस्ती यह आ नहीं सकती। वो जो भी रहेगी वो दिखावे के रूप में रहेगी। दिखावा मैंने तमाम विज्ञापन होगा, मंचों पर भाषण होगा, मुशावरे और जो मुशायरे होंगे, कभी सम्मेलन होगा, लेकिन वो न तो आचरण में होगा, न तो व्यवहार में होगा, न तो मन में होगा, सिर्फ जबान पर होगा। तो देशभक्ति और मुल्क परस्ती जो है उस रूप में है। जो भी कुछ देशभक्ति बची हुई है, हमारे जो जवान, जो सेना के जवान हैं, हमारे जो कुछ और भी बल है, पुलिस बल है, थोड़ा काफी तो मैंने उसी राजनीति के साथ लिप्त हुआ है,
लेकिन कुछ पुलिस बल भी है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है और हमारे कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन, कुछ थोड़ी बहुत देशभक्ति बची हुई है। लेकिन बाकी इन सबों ने तो पूरा हिट दिया है, पूरा मंथन कर दिया है। वो व्यक्तिगत जो है स्वार्थ का शिकार बना करके पूरा जो है देशभक्ति का भी और अवाम परस्ती का बिल्कुल गायब करा दिया है। तो ऐसी मानसिकता में झूठ और अफवाह के द्वारा बहुत अच्छा, और इनको अपनी आवाम को पहले ही कमजोर बना दिया है। जातिवाद में कि वो जो है जातिवाद में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधें, संप्रदायवाद में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधें, भाषावाद में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधें और प्रांतवाद में व्यक्तिगत स्वार्थ को साधें। इस तरह से यानी इनको व्यक्तिगत स्वार्थी बनाकर और कमजोर किया है, मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। तो इस तरह से जो आवाम हमारी यानी संविधान की नजरों में और वैसे भी यानी एक इस देश की सार्वभौमिक ताकत है, एक संप्रभु ताकत है, सर्वशक्तिमान है, उसको किस कदर इस जेएनपीसी ने किस हालत में कर दिया है, कमजोर से कमजोर, कि इसका वोट बहुत बड़े आसानी से छीन करके और अब तो रेवड़ी के आधार पर इन्हीं बातों को सीख करके जो इसी जेएनपीसी का जो दूसरा अवतार है ये केजरीवाल जो कि सबसे बड़ा गद्दार भी है, उसने रेवड़ी का प्रयोग करके और इन स्थितियों में जो अभी बताया गया है कि इस देश की जनता को व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार बना करके उसको मानसिक रूप से गुलाम बनाना, तो रेवड़ी जो है वो बहुत काम करती है इसमें। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, यानी लॉलीपॉप, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, 30 यूनिट फ्री बिजली, ये तमाम, चाहे वो अखिलेश बांटे, चाहे योगी बांटे, चाहे ये केजरीवाल बांटे, तो ये फंसाने वाली, बल्कि भारतीय जनता दल बड़े बहुत क्रूड शब्दों में समझाने की कोशिश की थी कि ये चुनावी बहेलिया है, जो कि हमारी इस तरह की जनता को, भोली भाली जनता को, अब भोली भाली तो हो ही गए ना, कि जब वो मानसिक रूप से गुलाम हो गए तो वो भोली भाले हो गए। लोग कहते हैं कि जनता बड़ी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जनता अभी भी यानी व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार है और इनके झूठ और अफवाह का शिकार है और जो है जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद का शिकार है, तो कैसे वो जो है वो समझदार है? बिल्कुल नहीं। समझदारी उसको लानी है, वही समझदारी लाने के लिए जो है भारतीय जनता दल ये अभियान चला रहा है। उनको शक्तिमान बनाने के लिए ही जो है भारतीय जनता दल ये अभियान चला रहा है, और इसने अपने दल का नाम भी रखा है भारतीय अवाम ताकत। भारत की अवाम की ताकत को वापस लाना है, जिस अवाम को ये सब जो है बिल्कुल शक्तिहीन किए हुए थे। तो उससे तो उस अवाम को व्यक्तिगत स्वार्थ का शिकार बना करके, झूठ और अफवाह उसके दिमाग में ठूस करके, और इन जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि में कमजोर से कमजोर करके इस स्थिति में उसको कर देना, बड़े आराम से जो है उनका वोट उनका वोट छीना जा सके, उनका वोट खरीदा जा सके। अब हालत तो यह हो गई, देखे ना कि वोट खरीदने की मंडियां लगती हैं। प्रधानी वगैरह का चुनाव है तो देखिए मंडी लगी हुई है वोट खरीदने वालों की और वोट बेचने वालों की, ये हालत है। तो इस हालत पर
लोगों को रोष नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो खुद ही जो है वो मानसिक रूप से गुलाम है। तो भारतीय जनता दल इस दयनीय स्थिति से, इस विकट स्थिति से और इस पैथेटिक कंडीशन से अपनी आवाम को इस दलदल से निकालने की चेष्टा में लगा हुआ है। इस गंभीरता को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इसको समझे। 60-70 सालों तक तो ये दशा देखी गई। इसके बाद ये जब छोटे मियाँ आए बीजेपी वाले, उन्हीं देश के दुश्मनों को, जेएनपीसी को ये वादा किए थे कि उसका काला धन लाएंगे। भोपाल में 2014 में ये कहते हुए वो काफ़ी बोले थे कि ये सबसे बड़ी वो लुटेरी पार्टी है जेएनपीसी, और इसका जो है काला धन लाया जाएगा। कुछ नहीं, ये एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी काला धन लाने के लिए, जिसको कि जेएनपीसी की सरकार, सोनिया मनमोहन की सरकार ने उसको लागू किया ही नहीं, इसलिए क्योंकि वही तो लुटेरे थे। तो कैसे अपने ही लूटे हुए और जमा किए हुए काले धन को पर एसआईटी को, उस एसआईटी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था, उसको लागू करते। तो उसको सोनिया मनमोहन की सरकार, यूपीए सरकार ने उसको लागू किया ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी डंडा बजाया उसके ऊपर, लेकिन इस कदर बेहद थे। तो मोदी जी ने वो तमगा लूट लिया जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद का भार ग्रहण किया, तो एसआईटी को लागू कर दिया। लेकिन उस एसआईटी ने यानी कितना काला धन लाया, कौन सा काला धन लाया, किसका काला धन लाया, कुछ पता ही नहीं। और अब हालत ये हो गई है कि जेएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा हुए काले धन पर बीजेपी वाले, मोदी वालों की घिघी बंद हो गई है। तो क्या बोल करके सत्ता में आए थे कि इनका काला धन लाएंगे, और आज देश को धोखा दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि उस पर बात करने की तैयार नहीं। यही धोखेबाजी, यही गद्दारी जो है मोदी जी की और बीजेपी वालों की है, देश अपने 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 मुल्क के खिलाफ है। जब से जेएनपीसी की सत्ता गई है, इसकी सत्ता छीनी और वो लगातार 2 बार, तब से ये बेचैन बहुत है। इसने तमाम पैसे दे करके यूट्यूब पर तमाम इस तरह से बातें फैला रहे हैं। एक गैंग तो पहले से सक्रिय है, आशुतोष, मुकेश कुमार, अशोक मानखेड़े, और उसमें है वो आलोक जोशी है, इस प्रकार से, और लुटेन गैंग है, और और एनडीटीवी के जितने एंकर हैं, पत्रकार हैं, रविश कुमार है, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, श्रीनिवास जैन, निधि कुलपति, निधि राजदान, न्यूज़ 24 का है वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त, अभिसार शर्मा, विनोदवा तो खैर मर गया, और राजदीप देसाई, आरफा खानम, शेखर गुप्त, और वो अजीत अंजुम, राहुल कंवल, राणा आयूब, ये तमाम है, और उर्मिलेश। ये गैंग जो है बराबर ये करा कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र ही नहीं, इमरजेंसी से भी बदतर हालात है, और देश विभाजन की ओर है, पता नहीं तमाम। हमारा देश जो है किस तरह से इन सबों ने बांटा और उसको आज़ादी का नाम वो दे दिया, और किस तरह से साजिश करके सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये सारे तथ्य जो है ये दबा कर बैठे थे। तो कम से कम भारतीय जनता दल ने
कुछ ही उसका पोर्शन अभी उसका कुछ ही भाग जो है अपनी अपनी आवाम के आगे वो रखने की कोशिश की है, और तभी से लोग जानना शुरू किए हैं, और तभी से भारत के विभाजन पर तमाम थ्योरी चल रही है। तो खैर, ये देश की जनता एक दिन जान जाएगी कि किस तरह से, यानी इन दोनों गद्दारों ने, ये दो गद्दार बहुत बड़े गद्दार थे, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। और देखिए, इनके विषय में बताने वाले हजारों मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन वो थोड़ा बताएंगे और थोड़ा दीवार छू करके वो निकल जाएंगे ताकि कहने को यह रह जाए कि हाँ भाई, इन्होंने भी नेहरू के विषय में बताया था, मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में बताया था। इतनी बड़ी बीमारी, जड़ पकड़ी हुई बीमारी को इतने पाखंडी ढंग से डील करना भी देश के साथ गद्दारी है। भारतीय जनता दल ने इसका बीड़ा उठाया है। सिर्फ अपनी आवाम को इस विकट स्थिति से निकालने के लिए, तो आवाम को विकट स्थिति से निकालने के लिए देश के दुश्मनों की पहचान कराना बहुत जरूरी है। और उसी पहचान में यानी एक जरूरत और सामने आ गई कि इन देश के गद्दारों को कौन बचा रहा है। चारों ओर से इस जेएनपीसी के रक्षा कवच बनने वाले चारों ओर से, एक तो इसने खुद, जेएनपीसी ने खुद जो है ये चाटुकार इतिहासकारों का एक गिरोह बनाया, चाटुकार मीडिया का एक गिरोह बनाया, चाटुकार पत्रकारों का एक गिरोह बनाया, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का एक गिरोह बनाया, लुटियन गैंग बनाया। सिर्फ जो है इसे गांधी नेहरू परिवार, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू और जेएनपीसी के सारे देश विरोधी, देश के खिलाफ गद्दारी के सारे और उनके लूट, और जो है हर वक्त जो है भारत के खिलाफ साजिश, अवाम को कमजोर करना, सारी संस्थाओं को कमजोर करना, सारी संस्थाओं को बंधक बनाना, हर वक्त जो है लोकतंत्र की हत्या, हर वक्त लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ये सारे पापों को ढकना, एक झूठा महिमा मंडन का पर्वत खड़ा करना। इसके लिए उन्होंने इस तरह का एक बहुत बड़ा वो गिरोह जो है वो खड़ा किया, नंबर 1। और फिर इसके इर्द गिर्द आरएसएस उसकी रक्षा करने वाली, और जो है इसकी जो उपज है, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी और एनसीपी, शिवसेना, ये सब एक दिखावटी विरोध के साथ इसके सारे पापों को जानते हुए भी इसकी रक्षा करना, इस शिक्षा चिपकना, वो भी और एक नया शब्द जो इसने 1976 या 75 में जो इसने जोड़ दिया था इस गद्दार जो है वो इंदिरा गांधी ने अपने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, तो सेकुलरिज्म के नाम पर ये सारी ताकतें जो है, जो कि भारतीय समाज विरोधी भी है, देश विरोधी भी है, इसके साथ जो है वो इसके साथ चिपकती रहती है और इसके सारे पापों को ढकती भी रहती है और कभी भी नाम नहीं लेती। अब सब समझ जाइए। और इसके बाद आए छोटे मियाँ, आए जेएनपीसी के छोटे मियाँ, बीजेपी वाले, और क्या क्या आशा वो दिला के आए थे कि ये काला धन लाएंगे, इसको बेनकाब करेंगे और लोगों को जेल में डालेंगे। बताइए ना, 2004 से लेकर 2014 तक जो है इतनी लूट हुई
करीब 35 लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है। और तमाम घोटाले 2G स्पेक्ट्रम, CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल मान लीजिए, इसरो, आदर्श सोसाइटी, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, कोयला, तमाम घोटाले, सारे घोटाले जो है जिसके लिए बीजेपी जो कि उसमें विपक्ष में थी, महीनों इसने जो है संसद जो है वो बंद करवाया था। जब ये सत्ता में आ गई, इस जेएनपीसी के सारे घोटालों को सब निकल गए, उसका नाम तक नहीं लेते। तो इतने बड़े गद्दार हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए। तो देश ने किन उम्मीदों के साथ इस बीजेपी को लाए थे, और आज ये तमाशा हो गया है कि ये बीजेपी जेएनपीसी को सारे पापों को ढक रहे हैं, उनकी लूट को ढक रहे हैं अब, और हर सुविधा दे रहे हैं। तो जब इस सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप तो डसेगा ही नहीं। तो आज जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि चन्नी को थैंक यू बोलिए कि मैं जिंदा वापस आ गया। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, एक प्रधानमंत्री है मोदी, और फिर दूसरे जो है वो मुख्यमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यता के कारण इतना रसूख खो दिया है, प्रधानमंत्री की गरिमा को इसने इतनी चोट पहुंचाई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तो जो है मुख्यमंत्री एक पांव पर खड़ा यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उस राज्य का मुख्यमंत्री एक पांव पर खड़ा रहता है, बशर्ते कि वो प्रधानमंत्री की तरह पेश आए। तो अपने रसूख और अपने इकबाल को बनाए रखे तो वो मुख्यमंत्री को एक पांव पर जो है वो खड़ा कर सकता है। लेकिन आज ये प्रधानमंत्री ये ममता बनर्जी की गाली सुनता है, तमाम जो है विजयन की गाली सुनता है, और तो जरा सोचिए, ये अपने जान की, अपने प्राण की भीख मांग रहा है उस पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी से। यह देश के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है, और ये मोदी शर्मसार करता ही जा रहा है। इसी की कायरता ने अपने 26 जनवरी के दिन जो कि हमारा राष्ट्रीय दिवस है, उसी दिन जो है इसी मोदी की कायरता ने अपने दिल्ली पुलिस बल के 400 से लेकर 500 जवानों को घायल करवा दिया। इसी मोदी की कायरता ने उसी 26 जनवरी के दिन वो आतंकवादी के द्वारा ट्रैक्टर चढ़ा करके हमारे पुलिस के ऊपर, दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर जान लेना चाह रहा था, मारने की चेष्टा कर रहा था। और इस खबर को भी वो गद्दार राजदीप सरदेसाई जो है उसको उल्टे छाप रहा था। सवाल इस बात का है कि ये मोदी महोदय इतने कायर और सिर्फ देश विरोधी ये देश विरोधी जो जेएनपीसी और वामदल या समाजवादी पार्टी इत्यादि कोई नहीं पाल रहे हैं। ये जो देश विरोधी पत्रकार गिरोह है उसको भी पाल रहे हैं, जो देश विरोधी बौद्धिक वर्ग है उसको भी पाल रहे हैं। सारी देश विरोधी ताकतें, हालांकि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं वो बरसाती मेढक की तरह उभर आए हैं,
सबको ये पाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका जब वर्णन होगा, इनका जब 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 इसकी चर्चाएं होंगी तो बीजेपी को मैंने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में मदद मिलेगी और वोट मिलेगा और सत्ता मिलेगी। इसलिए सिर्फ वोट और सत्ता की खातिर ये मोदी महोदय जो है सारी जो है देश विरोधी ताकतें, चाहे वो पत्रकारों चाहे वो देश विरोधी पत्रकारों का गिरोह हो, देश विरोधी बौद्धिक वर्ग का गिरोह हो, देश विरोधी मीडिया का गिरोह हो और देश विरोधी राजनीतिक दलों का गिरोह हो, सबको ये पालना है सिर्फ अपने वोट और सत्ता के लिए। तो जब से ये जेएनपीसी की सत्ता छीनी है या मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से यही भौतिक वर्ग का गिरोह, पत्रकारों का गिरोह, मीडिया का गिरोह, ये 3-4 बातें फैला रहा है कि संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र है ही नहीं। दिग्विजय बोलता है दिग्विजय बोलता है कि 2024 में हमसे लिखवा लो, चुनाव होगा ही नहीं, आपातकाल जैसी स्थिति है, तमाम झूठ। तो मैं इस बीजेपी को आईना दिखाने के लिए, मोदी महोदय को आईना दिखाने के लिए, और ये सारे जो है जो ये देश विरोधी गैंग है, पत्रकारों का, मीडिया का, बौद्धिक वर्ग का, और इनको आईना दिखाने के लिए, और इन जो है राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाने के लिए कुछ नमूने बताता हूँ किस प्रकार से वास्तविक रूप से इस जेएनपीसी ने लोकतंत्र की हत्या की और संविधान की हत्या की है। आज उल्टे कर रही है। तो ये 60-70 सालों से संविधान की हत्या करने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली, आज उल्टे आरोप लगा रही है इनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो ये भीगी बिल्ली की तरह जो है वो कायरों की तरह जो है वो चुप रहते हैं और उसके सारे आरोपों को ये स्वीकारते हैं। तो कुछ नमूने हम आपको बता रहे हैं। ये बीजेपी बताए और मोदी जी बताएं कि किस तरह से ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संवैधानिक छल करके अपने संविधान में धारा 370 और धारा 35 से जुड़वाए। वह संविधान की हत्या करने का कि सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्हीं संवैधानिक छल करके धारा 370 और धारा 35 से जुड़वाना, वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के लिए, कि ताकि जम्मू कश्मीर भारत के संसाधन पर तो पले, भारत के रुपए पैसे और आर्थिक सपोर्ट पर तो पले, लेकिन उसमें उस जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी ताकतें यानी पाकिस्तानी आतंकवाद, पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी ताकतें जो है फले फूले, और एक प्रकार से पाकिस्तान का एक उपनिवेश की तरह वो विकसित हो। तो ये मोदी जी बताएं और बीजेपी वाले बताएं और बाकी जेएनपीसी के लोग भी बताएं, और सारे पत्रकार भी देखें कि देखें कि ये कितना बड़ा छल इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के साथ किया, कि छल से उसने धारा 370 और धारा 35 से जुड़वाया, और किस घिनौने में वो मकसद के लिए कि भारत के संसाधन पर, भारत के रुपए पैसे और आर्थिक वो संसाधन पर पलने वाला कश्मीर जो है, भारत विरोधी ताकतों मतलब कि पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तान परस्तों और अलगाववादियों का और अलगाववादी ताकतों जैसी जो है वो
भारत विरोधी ताकतें उसमें फले फूले और उनका साम्राज्य स्थापित हो जाए, एक तरह से पाकिस्तान की एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो। तो ये है संविधान की हत्या। और 1952 में जब पहली कम्युनिस्ट की सरकार चुनी हुई केरल में बनी, इसी नेहरू ने चुनी हुई सरकार को अकारण ही जो उसको बर्खास्त कर दिया। ये है लोकतंत्र की हत्या। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है, अब हमको याद नहीं कि यानी कहाँ से मैंने ये खराबी हुई थी, तो यदि रिपीटिशन भी आपको दिख जाए तो उसको मैंने अन्यथा मत लीजिएगा आप सभी लोग। तो वही कहा जा रहा था कि धारा 370 और 35 से इस नेहरू ने संवैधानिक छल करके अपने भारतीय संविधान में जुड़वाया, सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, और वैसा करके स्पेशल स्टेटस दिया इस जम्मू कश्मीर को, और जिसमें कि भारत विरोधी ताकतें कि किस रूप में, पाकिस्तानी आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों, ऐसी ताकतें जो है उसमें विकसित हों और फले फूलें। तो एक तरह से वो पाकिस्तान का उपनिवेश बन गया। ये है संविधान की हत्या। ये है जो है वो संविधान के साथ छल, इसको लोग जाने। और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बन गई थी। केरल में उस केरल की कम्युनिस्ट सरकार को अकारण जो है नेहरू ने बर्खास्त किया। यह है लोकतंत्र की हत्या। और आगे आइए, प्रीविपर्स। तो प्रीविपर्स क्या था कि सरदार पटेल ने जो 562 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करवाया था, तो जो उन रियासतों के राजा और नवाब थे, तो उनका ये कहना था कि साहब आपने तो हमारी रियासत ले लिया, और तो हम लोग के कुछ खर्चे बचे होते हैं, वो कहाँ से आए, कैसे होगा। तो सरदार पटेल ने आश्वासन दिया था, कोई बात नहीं है, भारत सरकार आपके जो है वो खर्चे बर्चे का इंतजाम करेगी, यानी रियासत जो है वो लेने के बाद। तो ये सरदार पटेल का एक जो है एक जेंटलमैन्स, एक शराफत का वादा था। वरना तो ये रियासतें नहीं मिलती तो भारत किस रूप में होता, अब जो है इसकी कल्पना आप कर लीजिए। तो एक जो है एक शराफत का वादा था, जेंटलमैन्स जो प्रॉमिस थी जो है, उसको ये गद्दार इंदिरा गांधी कम्युनिस्टों के शाह पर, कम्युनिस्टों के इशारे पर उसको समाप्त करने का, समाजवाद के नाम पर जो है वो तमगा लूटने के लिए उसको समाप्त करने पर आमादा थी। तो वो प्रीविपर्स का जो विधेयक जो है लोकसभा में तो इसने पारित करवा लिया। राज्यसभा में वो एक मत से गिर गया। फिर भी इसे इंदिरा गांधी ने जो विधेयक संसद से पारित हुआ ही नहीं, यानी जो कि राज्यसभा में गिर गया, उस प्रीविपर्स वाले विधेयक को इसने, यानी जिस बीबी गिरी को इसने जो है अंतरात्मा की आवाज पर अपने ऑफिशियल कैंडिडेट, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को हरा करके वो लाई थी, यानी वो चमचा बन गए थे। हालांकि ये शब्द जो है किसी देश का और अपने ही देश के महामहिम के खिलाफ मैंने ये कहना मैंने अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता और उचित भी नहीं लगता। लेकिन जो वास्तविकता है उसको बताने के लिए इन शब्दों को बताना जो है एक मजबूरी है। तो वो चमचा किस्म का जो राष्ट्रपति था, ये जो बीबी गिरी था, ये देख रहा था कि भाई ये
बिल जो है वो संसद से तो पारित है ही नहीं, तब भी जो है इंदिरा गांधी ने उससे उस बिल पर दस्तखत करवाया। ये है लोकतंत्र की हत्या, यह है संविधान की हत्या। इसको पूरा देश जाने। संजोग से वही चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इसी को चुनौती दी गई, और संजोग से उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे हमारे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। कौन थे? हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। और अब अपने यानी कानून की बारीकियों को जानने वाले और इतने सख्त किस्म के न्यायमूर्ति के लिए वो जाने जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में अब जाइए, उनकी जो फोटो लगी है, और हर एक आदमी जानता है कि कानून और संविधान की जानकारी का जो विशारद है, जो उसका ज्ञान है, ज्ञान के विषय में भी बहुत सख्त किस्म की वो जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे। तो संयोग से भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। उन्हीं की बेंच में ये जो प्रीफर्स का मामला पेश हुआ, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने उस विधेयक को खारिज कर दिया। और उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पर सीधे, जिस बीबी गिरी के द्वारा इस गद्दार इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करवाई थी, उस पर यानी तल्ख टिप्पणी भी किया। हमारे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने तल्ख टिप्पणी भी किया कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे उसको नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है। ये तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने उस राष्ट्रपति के मुंह पर भी और कई थप्पड़ लगा जो है वो इंदिरा गांधी के गाल पर भी और उस संसद पर भी। तो इतनी बड़ी जो है वो लोकतंत्र की हत्या हुई थी उसमें, देश जाने उसको। और आगे भी हम बताएंगे, जो बताने में वक्त लगता है। तो किस तरह से इस जेएनपीसी ने लोकतंत्र और संविधान दोनों की हत्या की, बराबर हत्या की है इन 60-70 सालों तक। देश जाने, बीजेपी वाले जाने, मोदी जाने, सारे ये पत्रकार का जो गैंग भी जाने, और सारे जो वो राजनीतिक दल जाने कि किस तरह से जेएनपीसी ने लोकतंत्र को, संविधान की हत्या की है। आज उल्टे ये आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, जो है बीजेपी के जितने भी नेता है, प्रवक्ता है, वो उस आरोप को बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जो है वो स्वीकारते हैं और फेस करते हैं उसको। ये दुखड़ा है इस देश का। अब संजोग से और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब अकेले ऐसे भारत के प्रधान न्यायमूर्ति थे जिनको भारत के राष्ट्रपति पद का यानी पदभार संभालने का पहली बार और आखिरी बार अकेले मौका मिला था 50 दिनों के लिए, कि जब जो शायद जो है दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे, और ये संविधान में प्रावधान होता भी है। तो इतनी खूबियों के धनी हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को हमारे आदरणीय और परम राष्ट्रभक्त और काबिल प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई ने 1977 या 78 में फिर भारत का उपराष्ट्रपति बनवाया, वो भी सर्वसम्मत से। मोरारजी देसाई ने एक और भी काम किया है, राष्ट्रपति, और उन्हीं को राष्ट्रपति बनवाया नीलम संजीवा रेड्डी को, जिस नीलम संजीवा रेड्डी जो कि 1969 में कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। उनको हराने के लिए ये इंदिरा गांधी ने एक अपनी ओर से कैंडिडेट जो बीबी गिरी को अंतरात्मा की आवाज बोल करके नीलम संजीवा रेड्डी को हरवा दिया। और तो मोरारजी देसाई ने उन्हीं जो है संजीवा रेड्डी को, जिसको अपमानित किया था इस गद्दार इंदिरा गांधी ने, उनके सम्मान को वापस करने के लिए पुनः 1978 में नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मत से। देखिए, मोरारजी देसाई की खूबियां बहुत हैं और इतने बड़े काबिल, इतने बड़े राष्ट्रभक्त, इतने बड़े सख्त किस्म के और अवाम परस्त भी थे। उनके टक्कर का अवाम परस्त तो कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं, देशभक्त किस्म का कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी जो है सर्वसम्मत से, वो भी पहली और आखिरी बार। मोरारजी देसाई ने उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति को भी सर्वसम्मत से बनवाया। तो और मोहम्मद जो है और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जब उपराष्ट्रपति थे, और जब ये जनता पार्टी की सरकार गिर गई, चली गई, और जब फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आई, किसी समारोह में इंदिरा गांधी ने उसी अपमान का बदला लिया जो कि प्रिफरेंस के मामले में जो तल्ख टिप्पणी किया था जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने, कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे वो नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बना हुआ है। तो उसी अपमान का बदला लिया इस गद्दार इंदिरा गांधी ने किसी समारोह में। सीधे कह रहे हैं इनको, जो कि उप राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सीधे उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में ही न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब को कि ये हमारे जो है, ये हमारे उपराष्ट्रपति नहीं है, ये तो विरोधियों के उपराष्ट्रपति हैं। तो इतनी गिरी हुई थी वो ये गद्दार इंदिरा गांधी, और इतनी नीच भावना की। आगे आने वाले एपिसोडों में बताया जाएगा कि किस तरह से लगातार ये जेएनपीसी ने लोकतंत्र की भी और संविधान की लगातार हत्या की है। लेकिन देश ये जाने, अब मोदी महोदय आप भी जानिए और बीजेपी वाले आप भी जानिए, तब इस जाने के बाद भी आप जो है उल्टा इस जेएनपीसी का आरोप जो है आप झेलते हैं भीगी बिल्ली की तरह। यह देश को बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए आप भी देश को बर्दाश्त नहीं है, बहुत हो चुका। आप जैसे कायर और आप जैसे प्रधानमंत्री जो कि देश के दुश्मनों को पालता है, उससे से भी यह देश निजात चाहता है, मुक्ति चाहता है। और तो हमारी आवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को उठाने की इन सब से, देश विरोधी ताकतों से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो है इनको ईवीएम मशीन पर नस्ल में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।